इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस 2021 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 जो है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेट फॉर द फंडामेंटल राइट्स अ प्लेज टू अवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। किसने फंडामेंटल राइट के लिए ये सेंटेंस कहा है? अ प्लेज टू अवर पीपल एंड अ पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड। पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन सेकेंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के 1962 से 1967 तक। इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1954 में। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। और 5th of September को इनका बर्थडे होता है, जिसको हम लोग टीचर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मे बी रिमूव्ड बाय। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? ऑप्शन इज द गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पीचमेंट इन विधानसभा, द गवर्नर आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नर आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द हाई कोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द प्रेसिडेंट आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी मेंबर को रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद में। आर्टिकल 317 जो है वो रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन से ही डील करता है। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द स्पेशल एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। प्रेसिडेंट का जो स्पेशल एड्रेस होता है ना, उससे रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है जो प्रेसिडेंट हैं वो हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसमें स्पेशल एड्रेस यानी ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं, ठीक है, और हर साल का जो पहला सेशन होता है उसमें बुलाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है द प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस इन्फॉर्म्स द पार्लियामेंट ऑफ द कॉज ऑफ इट्स समन। और जब भी ऐसे ज्वाइंट मीटिंग बिठाते हैं प्रेसिडेंट जी, तो वो कॉज भी बताते हैं पार्लियामेंट को कि क्यों बिठाई है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। तो इसका सही स्टेटमेंट है बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कमिटीज ऑन पंचायती राज एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये पंचायती राज से रिलेटेड कौन कमिटीज़ हैं, ठीक है, इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सी कमिटी जो है वो पहले बिठाई गई थी। तो ऑप्शंस हैं अशोक मेहता कमिटी, एलएम सिंघवी कमिटी, बीआर मेहता कमिटी, जीके वी राव कमिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकेंड। सबसे पहले आई थी आपकी ये बीआर मेहता कमिटी, देन अशोक मेहता कमिटी, देन जीके वी राव कमिटी और फिर लास्ट में ये थी एलएम सिंघवी कमिटी। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसके बाद राजस्थान ने 1959 में पीआरआई सिस्टम को अडॉप्ट किया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिस्टम को अडॉप्ट किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी सेम ईयर में ही अडॉप्ट किया था। देन अशोक मेहता कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1977 में, नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद। देन जीवीके राव कमेटी 1985 में कॉन्स्टिट्यूट की गई। उसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी 1986 में आई। और ये सभी कमेटी जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। असर्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशंस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। जो प्रेसिडेंट हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होंगे चेयरमैन और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की। रीज़न चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीज़न ये है कि जो चेयरमैन और जो मेंबर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं।
फाइनेंस कमीशन के, इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो ही बताएंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। प्रेसिडेंट डिटरमाइन नहीं करते हैं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की क्वालिफिकेशन को, लेकिन प्रेसिडेंट जो हैं वही अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को। बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 में ये लिखा है कि फाइनेंस कमीशन एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल पे, और अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो 5 साल से पहले भी किया जा सकता है। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं। तो एक चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर्स होते हैं, उन्हें अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। और ये ऑफिस जो है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बेसिस पे होल्ड करते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। कोई भी मेंबर जो है उसको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो डिटरमाइन करेगी क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स को। कमीशन के जो भी मेंबर होंगे, जो भी चेयरमैन होंगे, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये डिटरमाइन कौन करेगा? पार्लियामेंट। कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड? आर्टिकल 265, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267 या फिर आर्टिकल 268? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 267। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है वो उसको इमरजेंसी फंड भी कहते हैं, क्योंकि इसको उस समय पे यूज़ किया जाता है जब कोई क्राइसिस वगैरह आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो वहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे टाइम पे हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे लेते हैं और इसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। आर्टिकल 266 जो है वो डील करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो पहला है टू वोट इन जनरल इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू वोट इन जनरल इलेक्शन। टू वोट इन जनरल इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, लेकिन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, फिर उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट से एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखना होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होता है। बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4th ए में इनकॉर्पोरेट किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। प्रेजेंट टाइम में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आइडिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, इसको यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और अभी जैसे बताया कि टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन 86th अमेंडमेंट के बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, ठीक। और ये हमारी नॉन जस्टिसिएबल होती हैं, लेकिन ये हमारी एनफोर्सेबल भी होती हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ है, लेकिन जो डीपीएसपी है वो एनफोर्सेबल नहीं होता है। एनफोर्सेबल का क्या मतलब है? जैसे अगर वायलेशन होता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, तो उसके लिए तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर डीपीएसपी का किसी प्रोविज़न का वायलेशन हो रहा है तो हम उसके लिए ऐसे कोर्ट नहीं पहुंच जाएंगे और ये नहीं कहेंगे कि स्टेट जो है वो ये वाला डीपीएसपी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्टेट के डिस्क्रिशन पे होता है। जो भी जितने भी डीपीएसपी दे रखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर स्टेट पॉलिसी, तो वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं, वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट जो है वो अपने पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम पे चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज वो उनके डिस्क्रिशन पे है। तो उसी तरीके से हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये भी एनफोर्सेबल हैं बाय कोर्ट ऑफ लॉ।
लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा।